बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर एवोल्यूशन के अंदर आज हम चार्ल्स डार्विन और उसकी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। चार्ल्स डार्विन, जिसकी आपको शक्ल भी नज़र आ रही है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन। और ये एवोल्यूशनिस्ट था। एवोल्यूशनिस्ट मुराद नहीं, एवोल्यूशन पे बिलीव करता था। सही। 1809 के अंदर एक मतलब समुद्री सफ़र था जिसे वोएज ऑफ बीगल के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री के अंदर। वोएज ऑफ बीगल, ठीक है, जिसकी आपको डायग्राम नज़र भी आ रही है साइड पे। वोएज ऑफ बीगल यानी समुद्री सफ़र है। बीगल जो कि एक शिप थी, ठीक है, यानी बहरी जहाज़ था। उसके ऊपर बहुत से साइंटिस्ट ने सफ़र किया था, उसमें एक डार्विन भी था। और इसने जो है वो मतलब नेचर को स्टडी किया। ही स्टडीड नेचर, ठीक है। इसने नेचर के बारे में स्टडी किया। नेचर से क्या मुराद है कि लाइक फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा है और फाना। फ्लोरा मीन्स ऑल द प्लांट्स ऑफ द, जितने भी पौधे होते हैं ऑफ, कह लें कि मतलब रीजन, किसी भी इलाके का मतलब जो फ्लोरा होगा बेसिकली उसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक। फाना के अंदर ऑल द एनिमल्स आ जाएंगे, ऑल द एनिमल्स ऑफ आ रीजन। सी। सो उसने नेचर को स्टडी किया फ्लोरा और फाना की शेप के अंदर। मतलब उसने प्लांट्स के बारे में देखा, उनकी रिजेम्बलेंस मतलब उनमें क्या क्या मुशाबियत पाई जाती है, कहाँ कहाँ फ़र्क है। तो उसने उसका जायज़ा लिया, ठीक है। और उसने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरी जगह पे उसे मिले, कुछ ऐसे थे जो मतलब दूसरी किस्म के थे। मतलब उसके अंदर उसने जायज़ा लिया कि कौन सी चीज़ें एक दूसरे से मिल रही हैं, किन किन बिना पे मिल रही है, किन किन बिना पे नहीं। मतलब सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस उसने स्टडी किए थे, ठीक है। यानी किसके अगेंस्ट? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। और उसके बाद उसने देखा कि बहुत से मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में मैच करते हैं, मतलब मिलते हैं। और उससे उसने ये मतलब उसने हाइपोथेसिस डेवलप किया, यानी ये उसने मफरूज़ा बनाया कि लाइक अगर ये आपस में मिलते हैं तो इनके ज़ाहिर बात है जो इंसेस्टर होगा वो भी कोई कॉमन होगा, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें अडाप्टेशंस हुई उस माहौल के मुताबिक, और वो दो में मतलब मुख्तलिफ स्पीशी के अंदर वो कन्वर्ट हो गए। इस जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक कह लें कि एग्जांपल इस तरह है कि लाइक जब डार्विन स्टडी कर रहा था तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे उसे मिले कि जो सिर्फ जो से हैं वो एक गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड्स, यानी ये बहरे ओकियानूस के अंदर, ठीक है, मतलब कुछ जजीरे हैं जिसका नाम गैलापागोस आइलैंड्स हैं, ठीक है। मतलब बहरे ओकियानूस से क्या मरा था कि नहीं, अमेरिका और जो यूरोप है उसके दरमियान जो बहर मतलब समंदर है उसके बारे में। तो उसमें बहुत से आइलैंड्स थे। तो उसके अंदर उसने स्टडी किया कि लाइक जो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर पाए जा रहे थे गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर वो कहीं और नहीं थे, ठीक है। यानी उसका जो फाना था वाज वेरी डिफरेंट, ठीक है। उसने देखा कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन एक सिमिलैरिटी थी कि उसने सिमिलैरिटी किसके दरमियान देखी कि जो साउथ अमेरिकन थे, मतलब जो ऑर्गेनिज्म साउथ अमेरिका, साउथ से क्या मतलब जो जनूबी अमेरिका में, ठीक है, यानी साउथ अमेरिकन फाना के साथ, फाना से क्या मतलब नहीं, वही ऑर्गेनिज्म उसने साउथ अमेरिका के अंदर देखे थे। मतलब सिमिलरिटीज थी इन दोनों के दरमियान। सही कि जो गैलापागोस आइलैंड्स में फाना था वो साउथ अमेरिकन फाना से मैच करता था। सही। तो उसने वहाँ से फिर एक और हाइपोथेसिस डेवलप किया कि लाइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो जानदार हैं जो साउथ अमेरिकन से मतलब जनूबी अमेरिका में मौजूद थे, वो जो से हैं वहाँ से स्ट्रेट से मतलब वहाँ से वो भटक गए और वो गैलापागोस आइलैंड्स पे आए, और वहाँ पे वो मतलब उस माहौल के मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, मतलब उसके अंदर तब्दीलियाँ आ गई। सही। तो इसी इसकी एग्जांपल ये है, एक फॉर एग्जांपल गैलापागोस फिंचेस जो सी हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही हैं। कहाँ बड़ी कर देता।
तो इसके अंदर उसने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो उनसे थे वो स्टडी किए, और इसने नोट किया कि लाइक उसका हाइपोथेसिस इसने डेवलप किया है कि जो न्यू स्पीशीज़ हैं वो पुराने स्पीशीज़ से ही डेवलप हुई हैं, लेकिन उनके अंदर अडाप्टेशंस आती रही हैं। ठीक है, मतलब न्यू स्पीशीज़ न्यू स्पीशीज़ से मुराद के जो मतलब नई स्पीशीज़ हैं, अराइजेज फ्रॉम एन फ्रॉम एन ancestor form by ग्रेजुअल से मुराद नहीं जो धीरे धीरे मतलब वक्त के साथ साथ accumulation ऑफ अडाप्टेशंस मतलब अडाप्टेशन से क्या मुराद है कि जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। ठीक है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो अडाप्टेशंस है वो अक्यूमुलेट होती जाती हैं, और जो स्पीशीज़ नई आती जाती हैं उनके अंदर तब्दीलियाँ आती जाती हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जो गैलापागोस के अंदर उसने फिंचेस देखी, वो नॉर्थ अमेरिकन मतलब उनका कह लें कि उसे अनाटमी मिली, मतलब वो उनसे मैच कर रही थी। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से माइग्रेट होकर गैलापागोस आइलैंड्स में आई, मुख्तलिफ आइलैंड्स में मुख्तलिफ इन्वायरमेंट था, तो उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाल लिया और उनके अंदर काफ़ी अडाप्टेशंस आई। सही। सो ये उसने मतलब ऑब्ज़र्व किया, और उसके बाद उसने कहा कि यार इसमें कोई ना कोई नेचुरल सिलेक्शन है, लाइक कि जो फिंचेस उसने गैलापागोस आइलैंड्स में देखी वो कहीं और नहीं पाई जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे का जो इन्वायरमेंट था उसके मुताबिक वो फिंचेस अडाप्टेड से मतलब उनके अंदर तब्दीलियाँ थी। सही। सो इसको देखते हुए उसने फिर यानी जब वो वापस आया तकरीबन 1936 के अंदर अपने इस सफ़र बहरी सफ़र के बाद उसने फिर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सही। और 1840 के अंदर उसने मतलब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो सा था वो प्रेजेंट की। सही। और मतलब इन 1840 के अंदर उसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बल्कि काम हो रहा था इस पे भी, नेचुरल सिलेक्शन पे उसने मतलब काम स्टार्ट किया। ठीक। और फिर 1844 के अंदर उसने एक बड़ा लंबा सा ऐसे लिखा था ओरिजिनल स्पीशीज़ के ऊपर। ठीक है, ये आपको साइड पे बुक में नज़र आ रही है, चार ओरिजिनल स्पीशीज़। और फिर उसे जब वो पब्लिश करने जा रहा था, ठीक है, 1844 के अंदर, उसी टाइम एक और साइंटिस्ट था वेलेस। ठीक है, मतलब वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस जो सा था, मतलब इन 1844 अल्फ्रेड वेलेस एक और साइंटिस्ट था। उसने मतलब सेम पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिकेशन से क्या मुराद होती है कि लाइक जो रिसर्च का पेपर होता है, ठीक है, रिसर्च पेपर जो सा वो उसने सेम पब्लिकेशन रिसर्च उसने पब्लिश कर दी। ठीक है, वो बिल्कुल डार्विन से मैच करती थी। और लेकिन उसके बाद फिर क्या किया कि डार्विन ने जल्दी से मतलब अपना काम मुकम्मल किया, और 1858 के अंदर जुलाई 1858 उसने ओरिजिनल स्पीशीज़ के ऊपर पूरी बुक उसने मतलब पब्लिश कर दी। और उसके अंदर उसके दो पॉइंट्स हैं, मतलब ये ओरिजिनल स्पीशीज़ आपको नज़र भी आ रहा है। सो 1858 में उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, उसने से क्या मुराद है लाइक डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की उसने पूरी बुक पब्लिश की। सही। और उसके अंदर उसके जो अगर बुक का हम एब्स्ट्रैक्ट देखें, यानी जो उसका कह लें कि मेन थीम था, वो दो पॉइंट्स थे उसके अंदर। एक था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है कि लाइक डिसेंट से मुराद होता है नेक्स्ट जनरेशन का आना। ठीक है, यानी जो जो नई नस्ल आती रहती है। सही। और मॉडिफिकेशन मुराद है उसके अंदर तब्दीलियाँ। सही, कि मतलब नई नस्ल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आती रहती हैं, और इस नई नस्ल में जो तब्दीलियाँ पैदा करने का जिम्मेदार होता है, मतलब जो बीच में मेन रोल प्ले कर रहा होता है, वो उसका इन्वायरमेंट यानी माहौल होता है। ठीक है, जिस तरह अब उसने स्टडी किया था उसके बारे में गैलापागोस आइलैंड्स में, जो उसने फ्लोरा और फाना स्टडी किया, उसमें उसने यही प्रेडिक्ट किया था लाइक कि इन सब का इंसेस्टर सेम है, लेकिन जब ये माइग्रेट होकर अपना मतलब इन्वायरमेंट को चेंज करके इधर आए तो इनके अंदर मुख्तलिफ अडाप्टेशंस आ गई, और इस इन्वायरमेंट के अंदर वो मतलब उनके अंदर अडाप्टेशंस आ गए। सबसे पहला पॉइंट ये था उसका, मतलब डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। दूसरा उसका पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन का, जो कि मतलब काफ़ी डिफरेंट था।
नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, कि मतलब अब जो तब्दीलियां आई हैं, मतलब जो भी चेंजेस आई हैं, उसको नेचर के पास पावर है। ठीक है, नेचर हैज़ अथॉरिटी टू सेलेक्ट और डी सेलेक्ट दैम। ठीक, कि मतलब जो भी तब्दीलियां आई हैं, अब ये नेचर डिसाइड करेगी कि ये तब्दीलियां जो सी हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जिराफे की एग्ज़ाम्पल लें, जिस तरह लामार्क ने दिए थे कि लाइक जब जिराफे जो से थे वो दरख्तों से पत्ते खाते थे तो उनकी गर्दनें लंबी होती गई। तो एक्चुअली इस तरह नहीं था। डार्विन ने इसे इस तरह प्रेजेंट किया कि लाइक जिराफे जो से थे वो दोनों किस्म के थे, लाइक लंबी गर्दन वाले भी थे और छोटी गर्दन वाले भी थे। ठीक, मतलब ऑलरेडी उनके अंदर मॉडिफिकेशंस मौजूद थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है कि नीचे से घास ख़त्म हो जाती है, तो लंबे गर्दन वाले जो जिराफे हैं या जिराफे वो ज़िंदा रहेंगे। सही, मतलब वो दरख्तों से पत्ता खा के गुजारा कर लेंगे। लेकिन जो छोटी गर्दन वाले हैं, यानी जिनका कह लें कि सर दरख्तों तक नहीं पहुंच पाता, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। सही, तो उसके अंदर उसने नेचुरल सिलेक्शन का रोल डाला था, जबकि जो लामार्क था उसने यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ आर्गन के बारे में बताया था। इसके डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, इसको हम मज़ीद मतलब कुछ पॉइंट्स में मतलब डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले होगा ऑर्गेनिज़म्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह जिराफे हैं, ठीक है, उनकी ओवर प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन से क्या मुराद है कि वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लाइक उनकी जो मतलब पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसे हम ओवर प्रोडक्शन कहेंगे। ओवर प्रोडक्शन के रिज़ल्ट में क्या होगा कि मतलब जो उनके दिमाग सर्वाइवल है, उनके अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंपटीशन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, मतलब उनके दरमियान एकदम मतलब एक कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक जिराफे हैं, उनके दरमियान उनकी ओवर प्रोडक्शन हुई है, लाइक उनकी पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब आबादी बड़ी है। उसके बाद फिर उनके दरमियान एक किस्म का क्या लें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और सारों की कोशिश होती है कि वो ज़िंदा रह सकें, सो उसे हम कंपटीशन फॉर सर्वाइवल कहेंगे। फिर उसके बाद नेचर के पास ये ऑप्शन होगा। ठीक है, इन द लास्ट नेचर इज़ द अथेंटिक, ये कह लें कि नेचर के पास अथॉरिटी होगी जो उसे सेलेक्ट करेगी, लास्ट में उसकी नेचुरल सिलेक्शन होगी। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड्स ऑन अडाप्टेशंस। ठीक है, कि मतलब उस ऑर्गेनिजम्स में मतलब जो अडाप्टेड होंगे नेचर के मुताबिक, वो उसको सिलेक्ट करेगी। जो मतलब उसमें मतलब क्राइटेरिया में पूरे नहीं होंगे, वो खुद ब खुद नीचे बैठ जाएंगे, या वो सब साइड्स हो जाएंगे, उनकी स्पीशीज जो उनसे इंडेंजर होंगी, इंडेंजर के बाद एक्सटेंट हो जाएगी। सही, सो मतलब इस तरह फिर नई स्पीशीज़ जो उनसे इवाल्व होती हैं। सो ये तो थी डार्विन की थ्योरी, जो कि काफ़ी मतलब इसके एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग थे, और ये आज भी इस पे बिलीव किया जाता है। ठीक है, एवोल्यूशनिस्ट जितने भी साइंटिस्ट हैं वो डार्विन को एज अ फादर ऑफ एवोल्यूशन काउंट करते हैं। ठीक है, उनका काफ़ी रोल था, जाहिर सी बात है, उसने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस देखकर इस चीज़ को प्रूव किया था, काफ़ी रिसर्च वर्क था। ठीक, और यही पैटर्न जो उनसे है अब हम जो मॉडर्न डेज में अप्लाई करते हैं, मतलब डार्विनिज़म इन न्यू से बना देता मॉडर्न। ठीक है, मतलब डार्विनिज्म जो हम मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न वे में या टुडेज साइंसेस के अंदर हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, उनके डार्विन के अप्रोच से हम न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। सही, सो न्यू डार्विनिज्म कह लें कि मेंडेलियन जेनेटिक्स को जब हम, ठीक है, मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स, सही, जिसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, मतलब जीन फ्लो है, जीन लिंकेज है। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक वेरिएशंस हैं। ठीक है, और फिर उसके पॉपुलेशन जेनेटिक्स हैं, मतलब सारी जेनेटिक्स मेंडेलियन जेनेटिक्स जो हैं, इसको जब हम डार्विनिज्म के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास न्यू डार्विनिज्म बनती है। ठीक है, लाइक इट इज़ न्यू डार्विनिज्म, क्योंकि अब हम जो डार्विन के कॉन्सेप्ट हैं वो जेनेटिक लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी मालिकुलर लेवल पे, कि और ये ट्रू है, लाइक
कि इवन जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑर्गेनिजम्स में अडाप्टेशंस आ रही हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को बनाने वाला मालिक्यूल्स ही हैं, सो मतलब मालिक्यूल्स में अडाप्टेशंस होंगी तो ही इंडिविजुअल लेवल पे अडाप्टेशंस आएंगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब एक ए टाइप पर्सनस हैं, ठीक है, एक बी टाइप पर्सनस हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, सही। तो फॉर एग्जांपल ए टाइप के अंदर अडाप्टेशंस आती हैं, ठीक है, अडाप्टेशन किस किस्म की आती है, लाइक दे गेट अ प्रोटीन, ठीक है, उनके पास एक ऐसी प्रोटीन आती है जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर सकती है, ठीक है। जबकि जो बी टाइप ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन ओनली वर्क ऑन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मतलब इनकी जो प्रोटीन है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में है, सही। कि अडाप्टेशन में ज़ाहिर बात है कोई ना कोई जेनेटिक म्यूटेशन होगी कि ऐसी प्रोटीन बने जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर सकती है, ठीक है, जबकि जो बी टाइप है उनके अंदर ये म्यूटेशंस नहीं है, ठीक। फॉर एग्जांपल वक्त गुजरता गया और एक टाइम आता है जब एकदम जो उस जिस जगह पे ये रह रहे हैं, जिस हैबिटेट के अंदर इनका एक हैबिटेट होगा, उसका टेम्परेचर उनसे वो एक्सीड कर जाता है मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, एकदम हैबिटेट का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा, सही। सो इसमें जो बी टाइप ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डेड हो जाएंगे, ठीक है, बी टाइप ऑर्गेनिज्म सारे डेड हो जाएंगे, ए टाइप जो उनसे वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड के पास मतलब जो ए टाइप जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास जो जीन्स था वो फेवरेबल कंडीशन में जा रहे थे, मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो काम कर सकते थे। जबकि जो बी टाइप ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास वो जीन नहीं था जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब ऐसी प्रोटीन बना सके जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर सके, सो वो डेड हो गए, सही। सो ये प्रोसेस सारा नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है, और इसको जिसमें आप मतलब कह लें कि काफ़ी मतलब डीप डीप से मतलब सेलुलर लेवल पे या मालिक्यूलर लेवल पे आप डिस्कस कर रहे होते हो वेरिएशंस को, अडाप्टेशंस को, तो उसे आप न्यू डार्विनिज्म कहते हो, ठीक है। और इसकी बहुत सी फील्ड्स हैं, लाइक इसके अंदर हम देखेंगे आगे जाके, लाइक अगर हम स्टडी कर रहे हैं फोसिल्स रिकॉर्ड के लिहाज से, लाइक फोसिल्स के क्या डीएनए था उसका कंपेयर करते हैं हम मॉडर्न डीएनए से, तो प्लेंटोलॉजी में चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स मुख्तलिफ जो मतलब जनरा से बिलोंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ फैमिली से क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो वो टैक्सोनॉमी में चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसको मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन से, मतलब जिस तरह गैलापागोस आइलैंड्स था और नॉर्दर्न सॉरी साउथ अमेरिकन का हमने रिलेशन निकाला, हमने नहीं सॉरी डार्विन ने निकाला था, सो उसे आप बायोजियोग्राफिकल या बायोजियोग्राफी के अंदर इंक्लूड करोगे, सही। अगर मतलब आप पॉपुलेशन के बात करें, पॉपुलेशन जीन्स फ्लो के जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए या फिर जेनेटिक वेरिएशंस जो पॉपुलेशन में आए तो उसे आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स का नाम देंगे, ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और अगर इस तरह आप एम्ब्रियो के ऊपर स्टडी करो, लाइक रिलेटिव एम्ब्रियोज को आप स्टडी करते हो कि उनकी मुख्तलिफ स्टेजेस किस किस्म की हैं, कहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रही है, किस तरह से कौन सा ऑर्गन डेवलप हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस को आप स्टडी करते हो तो उससे आप मतलब एम्ब्रियोलॉजी को या कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कह दोगे, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। सो इस तरह मतलब बहुत सी ब्रांचेस हैं जो हम एम्ब्रियोलॉजी मतलब न्यो डार्विनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी यूज़फुल है, यानी आपको इस चीज़ को मतलब ये एविडेंसेस शो कर रहे होते हैं एवोल्यूशन की, सही। सो ये आज का लेक्चर हो गया हमारा डार्विनिज्म मतलब डार्विन के बारे में और उसकी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन में। अगले लेक्चर के अंदर हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे।